So, very good evening, all the participants. Today, we will be doing this pre-pack, right? तो प्री-पैक एनीबडी कैन समराइज क्या है ये प्री-पैक प्रोसेस? नरेंद्र जी, कैन यू समराइज? यस अभी सर। तक हमने क्या पढ़ लिया? प्री-पैक होता क्या है, बताओ मेरे को। सर, प्रीपैक इज एप्लीकेबल टू एंटिटी विच विच सर मैं डिफर्ड। बताऊं? हाँ, बता एक बार, सर नरेंद्र जी को बताने दो, फिर आप बताना। कोई ठीक। बात नहीं, बताने दो। सर, डिफॉल्ट अमाउंट विल बी अप टू 10 lakhs rupees and it will be a डिफॉल्ट MSME मिनिमम और मैक्सिमम? minimum, sir. मिनिमम, ओके। और मैक्सिमम? Maximum up to 1 CR, sir. नहीं, बियॉन्ड 1 CR प्री-पैक में नहीं जा पाएगा क्या? नहीं, CIRP सर, CIRP it will be नहीं, applicable. ऐसा नहीं है। नो मैक्सिमम लिमिट। आपका 100 करोड़ का हो तो भी आप प्री पैक में जा सकते हो, इफ यू आर ए कॉर्पोरेट एमएसएमई। अपर लिमिट कुछ नहीं है, यस सर, यस सर। लोअर लिमिट है, ध्यान रखना है, ऐसा पूछ सकता है वो। ठीक है, जैसे पहली सर, बात तो ये है। यस सर। अच्छा, डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको कोई बोले तो बना लोगे डिक्लेरेशन का फॉर्मेट? डिक्लेरेशन का फॉर्मेट, यस सर। डिक्लेरेशन के लिए सर छक्का मारा सर। डिक्लेरेशन में डायरेक्टर पार्टनर P6 सर। P6। हम्म 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 P6 है सर। बढ़िया। और डिक्लेरेशन रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन है? आपने स्पेशल क्या बोला, डिक्लेरेशन के फॉर्मेट में क्या किया? गड़बड़ है कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। इन कह रहे हैं कि P6 फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्म नंबर P6 फॉर्मेट है फॉर हाँ, डिक्लेरेशन। फॉर्मेट दिया हुआ है। हम्म। स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन है सर। ये सब तो पढ़ लिया था हमने, है ना? यस सर। ये तो केस स्टडी से बाद में पढ़ेंगे। नहीं। सर, एक केस क्लोज अच्छा है सर। अच्छा। हम्म। ये तो हो ही गया, ये सब हमने पढ़ लिया था ना। यहाँ तक किया था मैं, क्या था ना, ये डिक्लेरेशन भी हो गया था, मेंबर्स भी हो गए थे, ये भी हो गया था हमारा एफसीज अप्रूवल। तो यहाँ पर थे हम लोग, है ना? आई थिंक वी वर हियर। अच्छा, इसमें एक और बात बताओ कि एफसी का कौन, त्रिशा जी आप बताओ, एफसी से कौन कौन सा अप्रूवल लेना पड़ता है प्री पैक में, सर एफसी बिफोर से फाइलिंग द एप्लीकेशन? सर सबसे पहले तो आपको नेम प्रपोज करवाना है आईपी का। वेरी गुड, ठीक है। वो नेम टेन कौन कौन परसेंट प्रपोज कर सकता है? 10% अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रपोज करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। और दूसरा, जब नेम प्रपोज होता है उसका नेम अप्रूवल करना है, वो मिनिमम 66% अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर करेंगे। और हम्म अगर नेम अप्रूव हो जाता है तो एप्लीकेशन अप्रूव करनी है, जो कि हम्म सेम 66% अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर करेंगे। अगर वो नहीं है तो हम्म ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएंगे और वो उसके बेसिस पे अपना डिसीजन देंगे। बिल्कुल। अब मतलब एफसी से कितने अप्रूवल चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, प्रायर टू फाइलिंग एप्लीकेशन, मेरा तो क्वेश्चन ये है। थ्री अप्रूवल्स हो गए ना, एप्लीकेशन का हटा दो तो दो चाहिए। दो कौन वो कौन से? सर, एक तो नेम प्रपोज करना और एक नेम अप्रूव करना। नहीं, हाँ, नेम प्रपोज करना तो अप्रूवल नहीं ना, अप्रूवल तो एक ही हुआ ना। नेम अप्रूव करना ही अप्रूवल एक ही तो हुआ। एक तो नेम अप्रूव करेंगे और हाँ दूसरा एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। और ठीक है। एप्लीकेशन से पहले क्या देना है सीडी को उनको? सर उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि पहला तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है, हाँ। डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स ने अपना बना दिया है, हम्म। और बेस रेजोल्यूशन प्लान रेडी है, और फिर लास्ट में उन्होंने लिख दिया एनी अदर हाँ। रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। हम्म
और स्पेशल रेजोल्यूशन वो चेक करेंगे कि मिनिमम जो भी थ्री 3/4 ऑफ द शेयर कैपिटल पर वैल्यू इन वैल्यू हो गया है। हम्म इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ एलएलपी, पार्टनर्स का नंबर। हम्म। और मान लीजिए कोई अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, तो क्या आंसर है? वो फिर रेगुलेशन 14(8) कहता है। रेगुलेशन 14(8) बोलता है कि वेयर द कॉर्पोरेट डेटर नो फाइनेंशियल डेट और वेयर ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड पार्टीज, the applicant shall convene a meeting of operational creditors who are not related parties of the corporate debtor and provisions of sub regulation 1 to 7 shall mutatis mutandis apply। मतलब अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है या सारे ही फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टीज हैं, तो आपको अनरिलेटेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को लेना है। ठीक है, और जिनका भी 10% है वो अप्रूव, वो प्रपोज करेंगे और विद 66% मेजोरिटी अप्रूव होगा। ठीक है, ये वाला भी मेरे ख्याल हमने कर लिया था, रेगुलेशन 25, कमिटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। इसमें और सीआईआरपी में फर्क यही है, सीआईआरपी में भी सिमिलर प्रोविजन है। सीआईआरपी में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना कि सारे ही क्रेडिटर्स जो है वो रिलेटेड पार्टीज हो या कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर हो ही नहीं, तो उस केस में वहां पर 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। यहां पर कितने हैं? 10। 10। ठीक है, तो वेयर द कॉर्पोरेट डेटर्स नो फाइनेंशियल डेट और ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड पार्टीज, द कमिटी shall consist of operational creditors being not related to the corporate debtor as under 10 largest operational creditors by value, and if the number of operational creditors is less than 10, the committee shall include all such operational creditors। ठीक है, वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन अदर देन दोज वर्कमैन इंक्लूडेड अंडर क्लॉज ए, एंड one representative elected by all employees other than those employees included under clause A। ठीक है, अच्छा मान लीजिए क्रेडिटर्स इन ए क्लास ही हो। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर तो है बट दे बिलोंग टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स and no other financial creditor who are not related parties, then the committee shall consist of only the authorized representative। ठीक है, ये इनकी फीस। कंडीशंस क्या हैं? पीपीआईआरपी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले कंडीशन तो सर एमएसएमई होना चाहिए। नहीं, सबसे हाँ, पहले डिफॉल्ट होना चाहिए, फिर नहीं ये एमएसएमई। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? No CIRP, PPRP during 3 years, no undergoing CIRP, no liquidation order eligible under section नहीं, पहला 29A. पहला एक एक आराम आराम से पढ़ो, आराम। पहला No पढ़ो, C, no CIRP, PPRP during 3 years, sir. इसका मतलब बताओ। मतलब सर वही है मतलब सर कि हाँ, ये नो, इस स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया हुआ है, और बेनिफिट या फिर कोई अंडरगोइंग नहीं होनी चाहिए सर आईबीसी हम्म में, कोई भी पीपीआईआरपी सीआईआरपी लिक्विडेशन का नहीं होना चाहिए सर। हम्म कोई भी सीआईआरपी या पीपीआईआरपी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग 3 ड्यूरिंग इयर्स। 3 years। इट शुड नॉट बी अंडरगोइंग सीआईआरपी। ऐसा भी क्योंकि देखो 2016 से कोड लागू है, और ये कब आया पीपीआईआरपी? पीपीआईआरपी सर कोविड में सर 2021। 2012 में आया। ठीक है, हम्म और हम्म ऐसा भी हम्म हो सकता है कि हम्म पहले से किसी की एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर ने लगा रखी हो, है ना? परफेक्ट सर, परफेक्ट, यस सर, यस। अब क्या हो गया? वो सेक्शन 11 इसका आंसर देता है। सेक्शन 11, इसीलिए मैंने कहा था ना इसको सेक्शन 11 के साथ मिला के पढ़ना है। सेक्शन 11 क्या बोलता है? पर्सन सेक्शन, नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। हाँ, हम्म। अब उसमें एक बार मैं आपको सेक्शन 11 पर ले चलता हूँ। यस सर, पढ़ू ठीक है, सर। हाँ पढ़ लो पढ़ लो। सेक्शन द 11 फॉलोइंग का ना, पर्सन, हाँ, द सेक्शन फॉलोइंग 11 पर्सन। का भी खास तौर से हम्म ये डबल ए पढ़ लो। हाँ, सेक्शन डबल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C, 54C बोल रहा है पीपीआईआरबी, एंड सेक्शन 79, 7 9 नहीं नहीं एंड नहीं, 10। मैं 11 का डबल ए कह रहा हूँ, सेक्शन हाँ 11 वही डबल ए। वही सर, वही हाँ, सर, उसका हेड है सर। अभी सेक्शन 11A, वेयर द एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 54C इज पेंडिंग, द डबल ए एजुडिकेटिंग अथॉरिटी सर पास एन ऑर्डर टू एडमिट और रिजेक्ट सच एप्लीकेशन बिफोर कंसिडरिंग एनी। नहीं मैं सेक्शन 11 कैपिटल ए नहीं बोल रहा, सेक्शन 11 का डबल ए ये सेक्शन नंबर डबल ए। सेक्शन सही है 11
सब सेक्शन डबल है, ये बोल रहा हूँ। A पर्सन financial नॉट creditor, एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। हाँ सर, ये a financial creditor or an operational creditor of a corporate debtor undergoing a PPIRP, हाँ, pre-packed insolvency resolution process, shall not make an entitled to an application under section मतलब वो 54(8)(2), sir. डबल ए का मतलब पता क्या हुआ? डबल ए, चलो मैं एक बार दोबारा सेक्शन ही खोल देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट लगेगा। है सर, ऐसे तो खोल दो सर, मैं ओके। 1 मिनट, 1 मिनट। सेक्शन 11 और सेक्शन 11 ए दोनों पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी इसमें आ जाएगा। 1 मिनट। सेक्शन 11, ठीक है, क्लियर नजर आ रहा होगा आपको? आ रहा है नजर? स्क्रीन, नहीं सर, स्क्रीन शेयर करना है सर। अच्छा, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं किया है, अभी करता हूँ। सेक्शन, हम्म। अब आ नजर रहा है आ गया, सर, है ना? आ रहा हाँ। है सर, आ रहा सेक्शन है। 11 हमें खास तौर से प्री पैक से रिलेटेड पढ़ लेना है, क्यों? क्योंकि अभी तो हम हम्म प्री पैक पढ़ रहे हैं, है ना? हम्म 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 क्या बोलता है? पहला, द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट सीआईआरपी। यहां क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है कि सीआईआरपी नहीं हो सकती, किस किस की नहीं हो सकती? अगर उसकी ऑलरेडी सीआईआरपी चल रही है या प्री पैक चल रहा है, ठीक है? अब प्री पैक में भी सेम ही है। प्री पैक में क्या कहता है? प्री पैक में कहता है अगर आपका पहले से ही प्री पैक चल रहा है या सीआईआरपी चल रहा है तो प्री पैक नहीं चल सकता, ठीक है? यही बोलता है ना? यस, यस सर। तो आपको दोनों सेक्शंस को मिला करके पढ़ना है। सीआईआरपी में क्या बोल रहा है? अगर आपकी सीआईआरपी चल रही है या प्री पैक चल रहा है तो सीआईआरपी नहीं चल सकती, ठीक है? और हम जो 54 पढ़ रहे थे अभी, हम्म है ना, 54A, हम्म 54A था ना? हम्म 54A का क्या था? 54(a). 54A का 2, 54A2 क्या हम्म बोलता है? कि इट हैज नॉट अंडरगॉन पीपीआईआरपी और सीआईआरपी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years प्रीसीडिंग द इनिशिएशन डेट। इट इज नॉट अंडरगोइंग सीआईआरपी, ठीक है? नो ऑर्डर रिक्वायरिंग इट टू बी लिक्विडेटेड हैज बीन पास्ड, इट इज एलिजिबल टू सबमिट a resolution plan. Then financial creditors have proposed the name, majority of the directors have passed the declaration and members have passed a special resolution. तो ये सारी चीजें ये इसके अंदर बताता है 54A2 के अंदर। अब यहां क्या बोल रहा है? यहां बोल रहा है कि आप सीआईआरपी नहीं शुरू कर सकते अगर किसी की पीपीआईआरपी या सीआईआरपी ऑलरेडी चल रही है। सेकंड पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल क्रेडिटर और एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग ए प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसका मतलब समझाओ मेरे को, क्या मतलब है इसका? नरेंद्र जी, इसका मतलब समझाओ, क्या मतलब है? फाइनेंशियल क्रेडिटर और एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्या मतलब है इसका? बता सकते हो? सर मतलब जिसकी ऑलरेडी, अगर एक सीडी है, उसके सीडी, पहले तो सीडी को मना करेंगे, वो एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा। और सेकंड हम्म लेवल पे वो मना कर रहे हैं उस सीडी के फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसका पीएपीआईआरपी चल रहा है, क्योंकि सेक्शन 7 और 9 में वो एप्लीकेशन लगाते हैं। मतलब ये है, क्योंकि क्या हम्म है, पहले सबसे पहली बात हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि पीपीआईआरपी में कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है।
तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें सीआईआरपी वाला भी प्रोविजन चालू लागू हो जाए और पीपीआईआरपी वाले भी लागू हो जाए। मान लो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट हो गया, है ना, और वो कॉर्पोरेट एमएसएमई है, तो उस पे पीपीआईआरपी भी चालू हो सकती है और सीआईआरपी भी लग सकती है। ये कह रहा है कि अगर पीपीआईआरपी पहले शुरू हो गई, मान लीजिए एक आदमी का 2 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट है, एक कॉर्पोरेट एमएसएमई का 2 करोड़ का डिफॉल्ट है, ठीक है, उसकी सीआईआरपी भी शुरू हो सकती है और पीपीआईआरपी भी शुरू हो सकती है। मान लो पहले पीपीआईआरपी शुरू हो गई, तो क्या फिर फाइनेंशियल क्राइटेरिया सेक्शन 7 में एप्लीकेशन लगा पाएगा? द आंसर इज नो। ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड सीआईआरपी 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। अभी अभी कंप्लीट हुई है, 12 महीने हुए हैं, ठीक है, तो भी नहीं लगा सकते। कॉर्पोरेट डेटर इंस्पेक्टर ऑफ में रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है 12 मंथ्स प्रीसीडिंग डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। क्योंकि क्या होता है, किसी को ना थोड़ा स्टेबलाइज होने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। एक आदमी अभी अभी अस्पताल से आया, उसको कह दो तुम्हारा दोबारा ऑपरेशन होगा, नहीं, तो वही चीज है, आपको 12 मंथ्स देने पड़ेंगे उसको स्टेबलाइज होने के लिए। उसके बाद ए कॉर्पोरेट डेटर और ए फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान व्हिच वाज अप्रूव्ड 12 मंथ्स, ठीक है, तो उस केस में कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने वायलेट किया वो भी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, या फिर अगर लिक्विडेशन ऑर्डर हो गया तो भी सीआईआरपी की एप्लीकेशन नहीं लग सकती, ठीक है। 11A, 11A इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमें पीपीआईआरपी के साथ में पढ़ना चाहिए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपने प्रीपैक की एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है, अभी वो पेंडिंग है, डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो सीआईआरपी भी लग सकती है। पहले पीपीआईआरपी लगा दी, ठीक है, उधर से सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन भी लग गई, या 9 या 10 वाली भी लगा दी, लगा सकते हैं। भाई उसको क्या पता पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लगी है, जब तक आप जो है उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो ये इधर से ये एप्लीकेशन लग गई, तो वो क्या कहता है कि भैया कौन सी एप्लीकेशन पहले कंसिडर होगी? वो कहता है कि प्री पैक वाली एप्लीकेशन को हम पहले कंसिडर करेंगे। तो पहली सिचुएशन क्या बोलती है? प्री पैक पहले लगा दी, उसके बाद में 7, 9 और 10 की एप्लीकेशन लगा दी, तो पहले प्री पैक वाली एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फेवरेबल है टू दी सीडी, और ये आईबीसी फेवरेबल लेजिस्लेशन है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है, मैक्सिमम हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड, सेकंड है कि प्री पैक की एप्लीकेशन आपने बाद में लगाई, ठीक है, पहले एप्लीकेशन लगी 7, 9 और 10 की। 11A में सारी सिचुएशन वही है जिसमें दोनों एप्लीकेशन लग सकती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कॉर्पोरेट एमएसएमई है, आपका डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ या उससे ऊपर का है, तो आप प्री पैक में भी जा सकते हैं और सीआईआरपी में भी जा सकते हैं, है ना, दोनों चीजों में जा सकते हैं। तो सेकेंड सिचुएशन में क्या है, 7, 9, 10 पहले लग गई और उसके 14 डेज के अंदर प्री पैक की एप्लीकेशन लग गई, ठीक है, तो भी पहले प्री पैक को डिसाइड करेंगे। और तीसरी सिचुएशन क्या है, पहले 7, 9, 10 की एप्लीकेशन लगी और 14 डेज के बाद में फिर प्री पैक की एप्लीकेशन लगी। 14 डेज का रेलेवेंस क्या है? 14 डेज इज द टाइम अवेलेबल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो उस केस में 7, 9, 10 वाले की एप्लीकेशन को पहले प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इतना ही है, 11 है। तो अब 11 और 11 समझ में आ गया। यस सर। इसके ऊपर भी सवाल पूछ लेता है कई बार वो, कि ये वाली, कई बार पूरा का पूरा इस सवाल इसी में बना देता है वो, कि जी पहले ये वाली एप्लीकेशन लगी हुई है, वो बाद में वो लग गई, बताओ कौन सी पहले डिसाइड होगी, इस तरह से। और बहुत आसान है इस सवाल को आंसर करना, कोई मुश्किल नहीं है। सर इसमें अगर एक लग भी जाती होगी तो एक कंपनी विड्रॉ भी कर ही लेती होगी ये एप्लीकेशन। नहीं, विड्रॉ मतलब? मतलब मान लीजिए नॉट आपने नाइन्टी लगाई, परसेंट आपको लगा कि इसमें इस सेक्शन में बेटर है, आप वो वाली विड्रॉ कर लो। नॉट नॉट पॉसिबल 90% सर 90% का क्राइटेरिया। नहीं, विड्रॉल तो देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो विड्रॉल तो एडमिशन के बाद होता है। ये तो सिचुएशन दूसरी है, ये सिचुएशन ये है कि एप्लीकेशन दोनों लग गई, डिसीजन हुआ नहीं अभी, हम्म। ये वो सिचुएशन है। विड्रॉल की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हम दोबारा यहाँ पर चलते हैं जहां पर हम लोग 54। थे।
ठीक है जी। CIRP PPIRP नहीं हुई है ड्यूरिंग पास्ट 3 years, इट इज नॉट अंडरगोइंग CIRP, नो लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, CD is eligible under 29A. FCs have proposed the name of the insolvency professional with 66% majority. Majority of the directors or partners have made the declaration and special resolution or resolution has been passed by 3/4 of the partners. ठीक है, ये कंडीशन। डिक्लेरेशन में क्या देते हैं? डिक्लेरेशन में देता है कि ये डिक्लेयर करते हैं कि दे विल बी फाइलिंग दी PPIRP एप्लीकेशन विद इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days। अगर आप फॉर्म नंबर P6 देखो तो उसमें नंबर ऑफ डेज लिखते हैं वो। ठीक है, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई हम 60 days में एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। डेफिनेट कितना टाइम पीरियड है? मैक्सिमम आप 90 लिख सकते हो, 90 से ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते, है ना। 90 से कम आप लिख सकते हो। दूसरा ये कि PPIRP इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, और नेम ऑफ द IP प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड। ठीक है, ये आपको देना है डिक्लेरेशन में। अब बात यह है कि जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि कौन कौन सी ड्यूटीज हैं उसकी। ये 3 तरह की ड्यूटीज हो गई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की। सबसे पहले बिफोर इनिशिएशन ऑफ PPIRP, मतलब अभी PPIRP की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई है, उससे पहले भी उसकी कुछ लाइबिलिटीज है, उसके पहले भी कुछ उसकी ड्यूटीज है। क्या क्या ड्यूटीज है? RP shall have the following duties from the date of his appointment done under 54A2E। ठीक है, कौन कौन सी ड्यूटीज है? ही विल प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन फॉर्म P8। P8 में इसको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। क्या? कंफर्मिंग वेदर द कॉर्पोरेट डेटर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 54A। 54A वाली कौन सी रिक्वायरमेंट हमने वो पढ़ ली, वो PPIRP CIRP वगैरह। ठीक है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स कौन चेक करेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, अब बेस रेजोल्यूशन प्लान तो बना दिया। बेस रेजोल्यूशन प्लान भी वेदर इट कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स रेफर टू इन क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ 54A। ठीक है, और वहां क्या लिखा है? बेस रेजोल्यूशन प्लान विच कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स रेफर टू इन सेक्शन 54K। तो ये भी कौन चेक करेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, एंड विल फाइल सच रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बोर्ड एज में बी स्पेसिफाइड एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी स्पेसिफाइड। तो ये बेसिकली इसको P8 के अंदर रिपोर्ट बनानी है। अब एक बात और बता दो कि P8 की रिपोर्ट कितने दिन के अंदर बतानी है? हाँ जी, ये P8 वाली रिपोर्ट जो है कितने दिन के अंदर बनानी है? 10 days from appointment। हम्म, सही है। कहा है सर रेगुलेशन नंबर कौन सा? हम्म 10 days from the date of appointment। हम्म रेगुलेशन नंबर 17 है, बट उसमें डेज मेंशन नहीं है। हम्म रेगुलेशन नंबर 17 में सिंपल ये लिखा है, रिपोर्ट हम्म 54B shall be prepared in form P8। हम्म बट आई थिंक ये किसी टेबल, कहीं टेबल में तो नहीं है, कहीं पढ़ा था टाइमलाइंस में। ऐसा है ना, वो जो टेबल है ना 120 days का पीरियड है एक्चुअली। हम्म। और ये तो नहीं, ये तो उससे पहले है। खैर ये तो 120 days का इशू नहीं है, ये तो पहले है। बट यू आर करेक्ट, इसके अंदर आपको 10 दिन के अंदर ही बननी है। सर गूगल किया तो गूगल ऐसे बोल रहा है हम्म कि द फॉर्म P8 रिपोर्ट must be prepared and included with application for initiation of PPIRP. Law does not explicitly specify the number of days to prepare, like 7 days or 10 days, 15 days.
ऐसे लिखा है। सर मुझे याद आ रहा है 10 डेज जो था ना, वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में जब रिपोर्ट बनाते हैं तब हम्म होता है। हम्म हम्म वहां डेज मेंशन है। हम्म। मतलब ऐसे लिखा है, वो स्पेसिफाई नहीं किया है नंबर ऑफ डेज, पर साथ में लिखना है। वो आई थिंक 10 डेज इंडिविजुअल में है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। हम्म। ठीक है, चलिए। कॉम्प्लीट ये। Now, above responsibilities of IP shall cease on application for initiating PPARP is admitted or rejected by the case में। तो ये इसने अपनी रिपोर्ट बना दी, सारा कंडीशंस फुलफिल कर दी कि भैया ये ही इज एलिजिबल टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर PPARP, और बेस रेजोल्यूशन प्लान को भी चेक कर लिया। जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट होती है या रिजेक्ट होती है, ये वाली ड्यूटीज खत्म। ठीक है। और फॉर्म P3 में ये फीस भी बता देता है कि इस काम की क्या फीस लेगा, ये भी बता देता है। ठीक है। या तो एडमिशन एडमिट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, या फिर CD ठीक से कर। एप्लीकेशन ही फाइल ना करे विद इन 90 डेज। ठीक है। तो दोनों केस में उसकी ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी। तो फीस पेबल टू RP फॉर ड्यूटीज अंडर 54B1 एज अबाउ टू बी बोर्न बाय CD इन केस CD could not initiate PPIRP or application is initiated. So it shall form part of the PPIRP process cost. CD will maintain separate bank account for this fees and expenses to be incurred by IP from time to time, operated by IP. This account will be operated by IP. तो इसको रिपोर्ट बनानी है, ये टू फाइल, और बाकी ड्यूटीज जो भी बताएं उसको परफॉर्म करनी है। ये हो ही गया हमारा। उसके बाद नाउ इनिशिएशन ऑफ PPARP फॉर CD। सेक्शन 54C क्या बोलता है? सेक्शन 54C बोलता है इफ कंडीशंस अंडर सेक्शन 54A आर फुलफिल्ड, CD कैन इनिशिएट एप्लीकेशन अंडर PPARP। तो एप्लीकेशन के लिए फॉर्म 1 है, accompanied विद एफिडेविट, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स एज रेफर्ड इन एनेक्सर देयरइन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अलोंग विद ए फीस ऑफ ₹15,000। ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स हैं फॉर्म 1 में। पार्ट 1 इज अबाउट द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड CD, सेकेंड पार्ट इज ऑफ IP, एंड थर्ड इज फॉर डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर्स और डेट। ठीक है। And where electronic facility is not available, they can submit in USB flash drive. The corporate applicant under sub-rule 1 shall serve a copy of the application to the board by registered post or speed post or by hand or by electronic means. ठीक है। Before filing it with the adjudicating authority. And the application shall be filed before the adjudicating authority in accordance with these NCLT rules. A corporate applicant shall inform the adjudicating authority about the filing of any winding up petition against the corporate debtor after becoming aware about such filing. ठीक है। अगर इसको पता चलता है कि वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन कोई पेंडिंग है, तो उसके बारे में भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये बताएगा। ठीक है। Applicant along with application shall furnish copy of special resolution passed, approval of 66% financial creditors, consent of IP in form P1, and a declaration regarding existence of transactions which are of avoidance nature। ठीक है। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 14 डेज है टू एक्सेप्ट इफ इट इज कंप्लीट और रिजेक्ट। बिफोर रिजेक्शन दे विल गिव 7 days टाइम टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट इफ एनी। ठीक है। और PPARP कमेंसमेंट डेट कौन सी है? इट इज द डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। और सेक्शन 54D क्या बोलता है? ड्यूरेशन। ठीक है। D से हमने क्या याद किया था? ड्यूरेशन। C से क्या याद किया था? कमेंसमेंट। तो 54D बोलता है कि PPARP इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 120 days फ्रॉम द PPARP कमेंसमेंट डेट। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन तैयार करेगा? इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द CD, और इसके बेसिस पर ही फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल।
ठीक है। पीपीआईआरपी कॉस्ट में क्या है, पीपीआईआरपी कॉस्ट जैसे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है वैसा ही है, सब चीजें मिलती जुलती हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एडमिशन और एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय ए अंडर 54C। 54 ही क्या बोलता है, 54 ही बोलता है कि द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक मिनट, the adjudicating authority shall, on the prepackaged insolvency commencement date, along with the order of admission, declare moratorium period। ठीक है, moratorium कितना होगा, 120 days। सेक्शन 14 shall apply mutatis mutandis। Appoint RP as named in the application by city or based on recommendation by board if disciplinary cases pending against proposed RP। ठीक है, एंड आरपी सो अपॉइंटेड टू कॉज पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 2 days फ्रॉम द सीडी इन फॉर्म P9। तो यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। पब्लिक अनाउंसमेंट यहाँ स्पेशल फीचर क्या है कि ये पेपर में नहीं होनी है, इसके लिए फॉर्म P9 दिया हुआ है। और फॉर्म P9 जो है ये भेजना है किसको, टू एवरी क्रेडिटर लिस्टेड इन फॉर्म P2, सेंट टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एंड पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द सीडी एंड द बोर्ड। ठीक है, ये है इस तरह से। तो ये खास बात ध्यान में रखनी है अपने को कि फॉर्म P9 के अंदर ये पब्लिक अनाउंसमेंट होना है और ये पेपर में नहीं होना है। ठीक है। 54G, 54G क्या बोलता है कि सीडी विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट सबमिट लिस्ट ऑफ क्लेम्स एज अपडेटेड एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन टू आरपी इन फॉर्म P10। ठीक है, पहले इसने फॉर्म P2 में लिस्ट बनाई। फॉर्म P2 का क्या पर्पज है, बेसिकली फॉर्म P2 का पर्पज ये भी है कि जो इनिशियली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, या अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की मीटिंग के लिए भी कॉल करता है ना अनरिलेटेड पार्टीज को कि भाई आप प्रपोज करो नेम ऑफ आरपी और फिर उसको अप्रूव करो, है ना। तो अभी क्या हो गया, अब पब्लिक अनाउंसमेंट हो सकता है, कुछ और क्लेम्स आ गए हो, कुछ भी हो, तो विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ क्लेम सबमिट करेगा। कौन देगा, सीडी। किसको देगा, आरपी को, इन फॉर्म P10। ठीक है, एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी कौन तैयार कर रहा है, सीडी। ठीक है, अब क्योंकि लिस्ट यही तैयार कर रहा है सीडी, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये तैयार कर रहा है। अब मान लीजिए किसी का नाम इंक्लूड नहीं किया इसने, तो क्या होगा, या फिर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मिसलीडिंग है, तो उसमें पेनल्टी है कि एवरी डायरेक्टर और पर्सन प्रोवाइडिंग सच मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शैल बी लायबल टू एवरी पर्सन हु सस्टेन्ड लॉस ड्यू टू सच मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू ऑल सच पर्संस इफ इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड। ठीक है, without the knowledge of person he will not be liable for action, and persons who sustained loss they may move to competent court for seeking compensation for loss sustained। एक मिनट, चलिए ये भी हो गया। And submit base resolution plan by CD to RP within 2 days of the commencement date and RP to present this plan to COC। ठीक है, सेक्शन 54 के 54D क्या बोलता है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 120 days है, एंड आरपी शैल सबमिट रेजोल्यूशन प्लान टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज अप्रूव्ड बाय COC विद इन 90 days फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। मतलब 90 days के अंदर ये प्लान अप्रूव करके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देगा और 30 days फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास है।
अब मान लीजिए कोई प्लान आया ही नहीं 90 डेज में, या प्लान अप्रूव नहीं हुआ, तो क्या होगा? फिर ये होगा कि वेयर सीओसी डिड नॉट अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान विद इन पीरियड ऑफ 90 days और नो प्लान कम्स, देन आरपी ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 days शेल फाइल एन एप्लीकेशन विद ए टू टर्मिनेट द पीपीआईआरपी प्रोसेस। मतलब 91st डे को ये एप्लीकेशन फाइल कर देगा फॉर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है। और टर्मिनेशन के लिए फॉर्म नंबर क्या है? फॉर्म नंबर कोई इनऑस्पिशियस फॉर्म होना चाहिए। सर P13 सर, हाँ, P13। है ना? क्यों हम्म। टर्मिनेशन हो रहा है ना, तो P13 13। इनऑस्पिशियस से याद रखो। 13 हाँ सर। लोग को नॉर्मली इनऑस्पिशियस समझते हैं ना 13 को, तो यस, इसीलिए परफेक्ट परफेक्ट सर। ये हो गया। उसके बाद बेस रेजोल्यूशन प्लान। बेस रेजोल्यूशन प्लान इज द प्लान प्रोवाइडेड बाय द सीडी एंड fees payable to the IP proposed to be appointed as RP to perform duties before initiation of PPIRP shall form part of PPIRP cost। 54C। 54C क्या बोलता है? ये हो ही गया, एप्लीकेशन ये तो पढ़ लिया आपने। अच्छा, 54F पढ़ लेते हैं। F से क्या आ रहा है? फंक्शंस। ठीक है, F से हमें क्या याद रखना है? ड्यूटीज एंड फंक्शंस। पावर्स। D से क्या रखना है? ड्यूरेशन। C से क्या? कमेंसमेंट। ऐसे A एप्लीकेशन बाय होम, है ना? इस तरह से आपको याद रख लेंगे ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ। सबसे पहले स्लाइड में वही दे रखा है, कैसे कैसे याद करना है, कि वो पूछ लेता कई बार कि 54F में क्या कवर्ड है। तो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अच्छा, अब आप ये बताओ, क्या सीआईआरपी और पीपीआईआरपी में ड्यूटी सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है सर। सीआईआरपी है? में हाँ। मैनेजमेंट क्योंकि सस्पेंड होती है तो आपको मैनेजमेंट परफॉर्म करना है, पूरा मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैनेजमेंट आपको मॉनिटर करना है, मेन तो बिल्कुल ये। बिल्कुल, यहाँ बेसिकली मॉनिटर का काम है। सीडी ही सारा काम कर रहा है, क्योंकि सीडी की पावर सस्पेंड नहीं हुई। सीडी कंटिन्यूज टू स्टे इन कंट्रोल, यही सबसे बड़ा फायदा है पीपीआईआरपी का, है ना? जब तक 54J इन्वोक नहीं होता, जे में यह कोई जगलरी कर रहा है, तो फिर उसको कहेंगे भाई आप जाओ, अब आरपी संभालेगा। पर सर फीस तो सेम ही है ना सर, फीस ऑफ नहीं, आरपी। फीस बताया ना, फीस जो है P3 में 3 तरह से फीस इसकी होती है। पहली फीस होती है एप्लीकेशन एडमिट होने से पहले की, जिसमें इसको फॉर्म P8 में रिपोर्ट देनी है वगैरह वगैरह, वो सब चेक करना है, वो उसकी फीस अलग होती है। नॉर्मल अगर इस ये फीस है, ये अलग है, क्योंकि इसमें भी इसकी ड्यूटीज कम है। और अगर 54J में सीडी को रिमूव कर दिया और आरपी को ही फुल फ्लेज कंट्रोल दे दिया, तो फीस डिफरेंट है। तो 3 तरह की फीस है। वो 3 तरह सही की है फीस सर। P3 में दे रखी है। फॉर्म 3 P3 जब अपॉइंट करते हैं ना, उसको उसी टाइम हाँ हाँ पूछ हाँ। लेते हैं कि भाई 3 तरह से फीस बता दो, कौन कौन सी हम्म फीस कितनी कितनी होगी। फॉर्म P3 पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है सारा, सही है सर, सही है सर, सही है। है ना? तीनों हाँ। तरह की फीस उसके अंदर है। सिचुएशन लिख रखी है। जैसे थर्ड सिचुएशन कौन सी है? अगर 54J इन्वोक हो गया, है ना? फिफ्टी हम्म फोर एफ की फीस अलग है, और ये वाली अलग है, शुरू वाली, बिफोर अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, है ना? तो ये बताता है, हम्म। तीनों तरह की फीस बताता है, तीनों के रोल अलग अलग है ना। कौन सा है सर रेगुलेशन नंबर? रेगुलेशन छोड़ो ना, फॉर्म नंबर देख लो, फॉर्म P3। ओके सर, ओके, सही है सर, ठीक है सर, ठीक है। फॉर्म P3 देख लो। हम्म। अब हमने मुश्किल से फॉर्म नंबर याद किया, आप रेगुलेशन पूछ रहे हो। ना रेगुलेशन सही है पूछ सर। बता देंगे तो आप फॉर्म नंबर पूछोगे। नो 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 सही। ओके 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 सर, ओके सर। वैसे रेगुलेशन नंबर 14 है सर। हाँ, ठीक द है। हाँ। रेगुलेशन फीस पेबल टू हिम फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज अंडर सेक्शन 54B1। हाँ। हाँ, वही वही सर, सही है सर। चलिए, ओके सर। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। 54F F। क्या कहता है? एक बार ऋतिशा जी आप पढ़ो जरा, क्या बोलता है? नजर आ सर रहा है सामने स्क्रीन सर पर? मैं बुक में से पढ़ रही हूँ। अच्छा, पढ़ू सर मैं? सर आप पढ़ दो, कोई बात नहीं, यहाँ से पेज पढ़ लो, नंबर। नहीं जी आप यहाँ से पढ़ लो, सर कोई मैं बात। पढ़ देती हूँ। पढ़ो। सर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंडक्ट प्री पैक प्रोसेस ऑफ सीडी ड्यूरिंग द प्री पैक नहीं, बुक में से मत पढ़ो, यहाँ से पढ़ लो एक बार। सर यहीं ये से मेरे को पढ़ना थोड़ा है। छोटा लगता है। कोई बात पॉइंट। नहीं, नरेंद्र को पढ़ने दो, नरेंद्र जी आप पढ़ो।
duties and powers of resolution professional section 54F duties total 1 to 11 है. One, confirm the list of claims submitted by CD in form P10 based on the record of corporate debtors and other relevant material available on record. The RP shall confirm the details received in form P10. The RP shall inform every सर ये creditor P10 regarding. थोड़ी ना P2 है. ऐसा है, पहले P10 बनाता है, फिर विद इन 2 days फॉर्म P10 देता है सीडी, और फिर वो फॉर्म P10 को ही अपडेट करता है. अच्छा, पहले P2 फिर P10 है ना. हाँ. Yes, sir. हम्म. The RP shall inform every creditor regarding its claim has confirmed by him and seek objections if any. Okay. Two, a creditor may submit objections along with supporting document to the RP within 7 days from the receipt of communication under sub regulations. अब आप देखो ना, ऐसा है ना भाई, इसने क्या किया, इसने पहले P2 लिस्ट दी, उसके बाद P10 बनाई, अब P10 के बेसिस पे P9 में नोटिस गया. P9 पब्लिक नोटिस का फॉर्मेट है ना. Public announcement. अब हाँ. पब्लिक नोटिस किस बेसिस पे दे रहा है, वो P2 और P10 के बेसिस पर ही दे रहा है वो, और P10 में भी दोबारा वो अपडेट कर रहा है बेसिकली. Okay, sir. अब अगर मान लो किसी, अब क्रेडिटर के नाम तो सीडी ने दिए हैं, मान लो, और आरपी क्या बनेगा, आरपी बोलेगा देखो भाई तुम्हारा इतना क्लेम मिला है सीडी से, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है. अब इसको अगर ऑब्जेक्शन करना होगा तो ये ऑब्जेक्शन कर सकता है क्रेडिटर विद इन 7 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन. फिर आरपी उससे एविडेंस मांगेगा, भाई सीडी तो इतना अमाउंट बता रहा है, तुम इतना अमाउंट बता रहे हो, तो तुम एविडेंस दो अपना. 7 days कहाँ से पढ़ रहे हो सर आप? ये क्रेडिटर में सबमिट ऑब्जेक्शन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू द आरपी. नहीं, आई मीन कि ये तो आपने अपना नोट्स बनाए हैं ना, बुक में कहीं पे है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है. कौन से उसमें है, क्लॉज में या रेगुलेशन में? 7 days एक मिनट. ऑब्जेक्शन, लिस्ट ऑफ क्लेम. वो कहता है ना, इन्फॉर्म क्रेडिटर्स रिगार्डिंग देयर क्लेम्स एज कंफर्म्ड एंड क्लॉजिंग इन सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड. तो वो स्पेसिफाइड में फिर आपको रेगुलेशंस पे ले जाएगा. एक मिनट में रेगुलेशन में बता देता तो रेगुलेशन नंबर 20 में होगा ये, तो लिस्ट ऑफ सबमिट करने. हाँ, रेगुलेशन 20 सब रेगुलेशन 4. ठीक. सही बात है सर. परफेक्ट. चलिए परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट चलिए. Yes, sir. The RP may call for such other evidence or clarification has he deemed fit for a creditor for substantiating the whole or part of its claim. 3. The RP shall consider every objection received and modify the claim of the creditor if required before approval of resolution plan, sir. सही है ना सर? ओके सर. 4 नंबर, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल मेंटेन नहीं, मतलब कंसिडर एवरी ऑब्जेक्शन फॉर फाइनलाइजिंग. अब P10 में ही करेक्शन करता रहेगा वो. आरपी जो है फॉर्म P10 में ही अपडेट करता रहेगा. ओके. परफेक्ट. परफेक्ट सर. The resolution professional shall maintain a list of creditor in form P10 and update it as and when required. हाँ. Yes. 5. Form P10. Form P10 shall be available for inspection by a creditor, member, partner, director, and guarantor of the CD corporate debtor. Display on the website, if any, of the corporate debtor. File with the board on electronic platform and presented at the meeting of committee.
as and when updated. हम्म Yes. सर उस यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन देना पड़ता है सर, किस चीज का? कि हम देंगे बट इट विल बी कॉन्फिडेंशियल टू दिस पर्सन्स। चलिए पहले इसको पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, हाँ वहां हाँ, ठीक रेगुलेशन है सर। पढ़ लेंगे हम। Where amount of claim is not precise, RP to make based estimate depth in FE फॉरेन to एक्सचेंज। be foreign exchange to be valued on considering exchange rate on the date of CD date, corporate वही बेसिकली debtors. वो जो कमेंसमेंट डेट है वही उसी डेट को। Okay, commencement date. Okay, if any debtor is transfer or assign both C creditor क्रेडिटर्स and एंड पार्टी टू हुम डेट इज असाइन्ड विल कंफर्म टू द आरपी। क्योंकि RP. देखो असाइनर के पास असाइनर का तो डिटेल है ही, असाइनी का डिटेल देना है इसको। And monitor management of the affairs of the CD. If any breach देन ही विल इन्फॉर्म द inform. सीओसी। अगर कोई ब्रीच हो रहा है, मान Hmm. लीजिए कोई वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि सीडी ने काम करना है सारा, है ना? तो अगर सीडी कोई गलत कर रहा है तो वो क्या करेगा, सीओसी को बताएगा ये। Constitute COC. हम्म Convey and attend COC meeting, appoint two registered valuer within 3 days of his appointment. हम्म Prepare information memorandum within 14 days from CD हम्म from commencements on the basis of. हाँ, प्रिलिमिनरी Yeah. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। Yes, sir. ठीक है। 11. File application with double adjudicating authority for evidence of बोलते हैं वही सर, evidence for the fraudulent wrongful trading of transaction by बाय 68 60th days. डे, है ना? तो 30, 45 और 60 डेज। 60. Okay. चलिए, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ, Professionals. हाँ, सेक्शन RP 54 पढ़िए 54F. हम्म Power. As per section 54F 1 to 6A, access to books and records kept by भाई पहले corporate हमने क्या debtors. पढ़ा? पहले हमने पढ़ लिया ड्यूटीज, ठीक है। Duties and powers. अब हम पढ़ रहे हैं पावर्स। Power. Yes, हम्म power, sir. Access to books and records kept by CD and maintained at IU, information utility or government authorities like GST or any other person to attend meeting of board of director or partner, क्योंकि यहाँ whether पर it क्या will है, be. यहाँ बोर्ड ऑफ हम्म, डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती रहेंगी, क्योंकि सीडी हम्म, तो कंटिन्यूज टू स्टे इन कंट्रोल। तो ये भी, सही बात। ये इसकी ड्यूटी है, इसके पास पावर है कि ही कैन हाँ, अटेंड पावर्स ऑफ द बोर्ड, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी सर कॉन्फिडेंशियल है सर, कोई MOU का है वो नॉट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोई कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है ये। ही हैज राइट टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स। RP को सब पावर है सर, वो सब हाँ मीटिंग में बिल्कुल बैठ। बिल्कुल, पावर दिया हुआ है, हाँ। ओके सर, सही बात है, सही बात है, परफेक्ट सर। हम्म अपॉइंट अकाउंटेंट, अकाउंट्स, लीगल और अदर प्रोफेशनल्स हम्म to registered valuer विद इन within 3 3 डेज। days of CD, sir. हम्म 4. Collect all information relating to the assets, financials, and operations, and payment for previous 2 years of CD हम्म of the corporate debtors for determining the financial position of the corporate debtors and the हम्म existence of any transaction that may be within the scope of provisions relating to evidence of transaction under chapter 3 or 4. Chapter 3 or 4. Triple list of assets and liability has on initiation date. हम्म 5. Financial institution of corporate debtors, employee of corporate debtors, and board of director of CD shall provide all information and support to RP. भाई उसमें तो क्या होता है, उसमें तो ये होता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सारा इंफॉर्मेशन इसको देते हैं आरपी को, CIRP में। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो इंफॉर्मेशन मांगेगा वो दे देंगे। Okay, बोर्ड से भी sir. जो इंफॉर्मेशन मांगेगा, एम्प्लॉयज से भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से भी। बैंक अकाउंट तो कौन ऑपरेट करेगा? बैंक अकाउंट सीडी ऑपरेट करेगा, ठीक है। Perfect, sir. हम्म Yes, sir. The fees of RP and any expense incurred by him for conducting the same shall be determined in such manner as may be specified, हम्म provided that the COC committee of creditor may impose limits and conditions on such fees and expenses, हम्म provided further that the fees and expenses of for the period prior to constitution of COC shall be subject to ratification by it हम्म
by COC. The fees and expense referred to in subsection 6 shall be borne by in such manner as may be specified. Okay, sir. 54H 54H, during PPI. During PPI, the control of corporate debtors shall remain with the board of director partner of CD corporate debtors. They shall endeavor to protect and preserve value of corporate debtors and manage operations as going concern. This is not in case of CRP. Control vests with IRP or RP. वही है सर, कंट्रोल की बात करी हुई है 54H में. 54J COC at any time with 66% voting can resolve to vest the management with RP on such G means जाओ सर जाओ. On such resolution RP to submit application to AA if AA is of the opinion that management should be given to RP, it will order such as such. मीन्स यहाँ पे मैनेजमेंट आरपी के अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये पढ़ लीजिए. यस सर. सेक्शन 54I based on the list of claims submitted to resolution professionals by CD in foregoing section RP to form COC within 7 days from CD. COC so form will get altered on the basis of updated claim list. Decision taken based on the existing COC will not affect due to such alteration. 2. First COC to be held within 7 days of COC formation. Provision of section 21 shall apply except subsection 1, 3 where the CD has provision of section 21 will apply except subsection 1, 3 where the CD has only creditor in a class and no other financial creditor who are related party of the CD. The committee shall consist of the authorized representative of class of creditors. 4 where CD has only OC operational creditor, COC will be of 10 largest OC, 1 representative of workman, 1 representative of employee. 5 voting rights of such COC will be in the ratio of total death of CD, total death equal to death due to OC plus workman plus employee. 6 any change in composition of COC shall be informed to all creditors within 2 days of such change. 7 RPs can call meeting of COC as and when required. Committee representing 33% of voting rights can inform RP to call meeting. 8 meeting or notice of meeting to be given to all creditors before 3 days of meeting. This time can be reduced to 24 hours, 48 hours where there are representative of COC. Notice may be sent by email, text or attachment. Subject line of mail will be name of CD, place, date and time of meeting. Quorum 33% of voting physically or visual media. COC may modify this quorum if future meeting. Adjournment same time place on the next day shall be quorum with meeting attending it. RP to chair the meeting. Chairman will be the RP. RP to ensure that required quorum is present through the meeting. एक मिनट. ओके सर. ये RP हो गया. इसमें थोड़ा समझा दो ना सर. 494I वाला क्या ये सब तो क्लियर है. इसमें क्या समझने वाली कोई बात है नहीं. मेरे हिसाब से तो सब क्लियर है. ओके सर. सही है सर. सही भाई है. CIRP से मिलता जुलता ही तो है सब कहानी. ओके सर. ओके सर. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई समझने वाली बात हो. मुझे तो लगता नहीं. ये हो ही गया हमारा एप्लीकेशन फॉर PPIRP है ना. 15,000 ये तो हो ही गया. ये अच्छा. अब 54K पढ़ लेते हैं. 54K क्या बोलता है.
ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, कंसिडरेशन एंड एक अप्रूवल बार ऑफ पढ़ो, रिजोल्यूशन। पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा। ओके सर, रिव्यू एंड कंसिडरेशन ऑफ बेस रिजोल्यूशन प्लान बाय सीओसी, सेक्शन 54K, टोटल 54 के क्या है, कौन बनेगा किंग, मतलब के किंग। ये है सारा कुछ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर भेजे। परफेक्ट परफेक्ट सर। सीडी में सबमिट बेस रिजोल्यूशन प्लान देखो इसको टू द समझने के लिए क्या है, मैं एक बड़े एग्जांपल समझाता हूं। जैसे एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, कई बार होता है ना, एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट आप बाहर से ला रहे हो। ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कौन है, सीडी है। ठीक है, सीडी क्या करेगा, बेस रेजोल्यूशन प्लान देगा। अगर इसका बेस रेजोल्यूशन प्लान ही पसंद आ गया, और बेस रेजोल्यूशन प्लान में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि देयर शुड नॉट बी एनी इम्पेयरमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है, ऑपरेशनल ओके। क्रेडिटर का जो ड्यू है वो दे दो, हम्म फाइनेंशियल क्रेडिटर का हेयर कट कर लो। ठीक है, हम्म। और ओके सर। फिर क्या होता है, अगर मान लो सीओसी को ये पसंद नहीं आया बेस रेजोल्यूशन प्लान, तो सीओसी क्या बोलेगी कि भैया इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, हम्म अगर रिवाइज भी पसंद नहीं आया, या वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी हेयर कट देना चाह रहा है, तो तब सीओसी क्या बोलेगी आरपी को कि भैया नए प्लान्स बनवा वालो। ठीक है ना, तो वो हम्म फिर इनवाइट करेगा नए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को। अच्छा, जब नए भी आ जाएंगे तब भी इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब भी क्या करेंगे, मान लीजिए 5 नए प्लान्स आए। ठीक है, पांचों में से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसको बोलेंगे दोबारा कि भैया अब देखो, अब तो नए प्लान्स आ गए, अब तुम अपना प्लान रिवाइज करना चाहते हो क्या। हम्म ठीक है ना, तो वो यस। स्विच चैलेंज मैकेनिज्म है। उसमें एक टिक साइज डिटरमिन कर देते हैं, क्योंकि जितने भी रेजोल्यूशन प्लान्स होते हैं इसका एक ना स्कोर बना लेते हैं। सीआईआरपी में मैंने बताया था क्या होता है, एक स्कोर बना लेते हैं। क्योंकि देखो डिफरेंट प्लान्स डिफरेंट वे से प्रपोज करते हैं ना, कोई कहता है मैं 100 करोड़ लेके आऊंगा, कोई कहता है मैं 200 करोड़ लेके आऊंगा, कोई कहता है मैं 6 महीने में इंप्लीमेंट कर दूंगा, कोई बोलता है मैं 8 महीने में इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है ना, अलग अलग बोलते हैं ना। यस। तो उसके लिए क्या करते हाँ। हैं, एक वो ये बना लेते हैं इवेल्यूएशन मैट्रिक्स। जैसे आपने टेंडरिंग में भी देखा होगा, टेंडरिंग में क्या करते हैं, अलग अलग टेंडर आते हैं, तो यस सर, उसको एक यस कंपैरेटिव परफेक्ट। शीट बना देते हैं ना। इसी तरह से यहां पर क्या हाँ। करते हैं, इसको एक इवेल्यूएशन मैट्रिक्स से एक स्कोर में डिजाइन कर देते हैं, एक स्कोर बना लेते हैं हम्म कि भाई 100 में से इसका स्कोर 70 है, इसका स्कोर 60 है, उसके हिसाब से फिर वोटिंग होती है ना। क्योंकि प्लान्स तो हम्म लंबे चौड़े होते हैं, उतना तो समझ में आएगा नहीं सीओसी को भी पढ़ने के बाद भी। तो सीओसी क्या करती है, बेसिकली स्कोर के ऊपर ही वोटिंग करती है। ठीक है, यस सर। ये है। ओके। और फिर उसमें वो टिक साइज बना लेते हैं कि भैया इतने से आपको इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी अपनी बिड। चलिए पढ़िए एक बार जरा। Okay, sir. One, CD shall submit base resolution plan to resolution applicant within 2 days of commencement date. RP to present this to हम्म, COC. ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना एक बेस रेजोल्यूशन प्लान देगा विद इन Hmm. 2 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट। किसको देगा, आरपी को। और आरपी किसको प्रेजेंट करेगा, सीओसी। COC को. Yes, sir. Two, अब सीओसी के COC बाद में. दो ऑप्शन है। हाँ. पहली ऑप्शन एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर ले। Departmental. हाँ, दूसरी Hmm. ऑप्शन क्या है, इसको बोले भाई तुम रिवाइज कर दो। Hmm. सेकंड पढ़िए। CO, COC may give an opportunity to CD corporators to revise base resolution plan हम्म before its approval or calling of resolution applicant from prospective resolutions applicants. हम्म Section 30 shall be applicable. हम्म Submission of resolution plan. ठीक है। COC will approve the base resolution plan for submission to adjudicating authority if it deemed no impair इफ इट डज any नॉट claim. इम्पेयर। Does not impair. Yes, yes, yes. If हम्म it does not impair any claims owned by the corporate debtors to the operational creditors. हम्म Yes. Four, if COC does not approve the base resolution due to the fact that it impairs claims of the CD or due to any other person, RP will shall invite resolution plan from prospective resolution applicant to compete with base resolution applicant. विद बेस रेजोल्यूशन प्लान। Plan. Call within 21 days from corporate debtors हाँ, फ्रॉम in कमेंसमेंट डेट इन ए P11, तो P11 है। oh, P11 में ये जो है, ये
मंगा रही है इनविटेशन नए टू प्लान। रिजोल्यूशन प्लान, इनवाइट करेंगे रिजोल्यूशन प्लान को। हम्म 5 RP will provide evaluation metrics and other information to prospective applicant as approved by COC. हम्म 6 on receipt of resolution plan, RP to confirm whether such resolution plan conform with the requirement of section 32, 32 जो requirement of सेक्शन 30 32 का। सबसेक्शन 2। यस और यस सेक्शन यस 30 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है भाई? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट होनी चाहिए, लिक्विडेशन वैल्यू दे दो, है ना? उसके ओके अलावा सर समझे। फिजिबल कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कोई वायोलेशन ऑफ एनी लॉ नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हैं उसके अंदर। और नया परफेक्ट परफेक्ट मैनेजमेंट सर। कौन सा लाओगे ये बताओ, है ना? यस सर ये सब यस आते सर। हैं सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में। हाँ तो हाँ हाँ ये सब हाँ। बातें ये देख लेगा रेजोल्यूशन यस प्लान में है या नहीं। यस 7 the resolution professor present to the COC for its evaluation resolution plan which conform to the requirement referred to in subsection 32, section 30 subsection 2, COC to select one among the presented। उसमें से मतलब बेस्ट इनमें होगा से वो। एक को हम्म सेलेक्ट करेंगे। एक अपना डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ही, जो हम्म। सीडी है, अभी उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया। अब इन दोनों का आपस में कंपटीशन कराएंगे। The selected resolution plan shall compete with base resolution plan हम्म and finalized resolution plan shall be approved by COC with 66% हम्म with such terms and condition of COC RP to apply with adjudicating authority with COC approved resolution plan. हम्म If COC does not approve base resolution plan or any other resolution plan, RP to file application with adjudicating authority to terminate the PPIP process. भाई ऐसा भी हो सकता है कि हम्म सीओसी को ना तो बेस रेजोल्यूशन प्लान पसंद आया, ना कोई जो नए प्लान आए वो पसंद आया, ऐसा भी हो सकता है ना। हम्म, तो फिर क्या, ये 90 डेज में प्रोसेस कंप्लीट करना है। जो भी करना है 90 डेज में कर लो। टोटल 120 डेज है 54D में, ठीक है? हाँ हाँ। और उसमें से 120 में से भी 90 डेज में अप्रूव या रिजेक्ट कर दो। और अगर हम्म, 90 डेज तक कोई प्लान नहीं आया तो फिर हम्म। आप 91st डे को टर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दो। सर पीपीआरपी प्रोसेस टर्मिनेट होगा उसके बाद सीआईआरपी नहीं, कुछ अदरवाइज नहीं, सीआईआरपी को जरूरी नहीं है, पीपीआरपी टर्मिनेट हो गया बस खत्म, कंपनी जैसी थी वैसी रहेगी। हैज ए गोइंग कंसर्न। हाँ, ओके गोइंग ओके कंसर्न तो ओके। शुरू से ही है वो। सीडी तो ओके सर। कंट्रोल कर ही रहा है उसको। ओके सर। ओके ओके। हाँ Where base resolution plan is approved by COC with impairing OC, COC may require promoters to dilute shareholding etc. कई बार क्या If होता है कि मान लीजिए इम्पेयरमेंट ऑफ क्लेम्स आ गया, फाइनली जो अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान आया उसमें इम्पेयरमेंट ऑफ क्लेम्स आ गया, तो सीओसी प्रमोटर्स को कहेगी कि भैया तुम भी कुछ सेक्रीफाइस करो। भाई इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि जितना आदमी का ड्यू है उससे कम आप दे रहे हो। haircut। तो जब उसको कम दे रहे हो तो आप भी अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करो, ठीक है? हम्म। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर देन सीओसी विल रिकॉर्ड रीजंस फॉर द सेम, ठीक है? ये बात ओके कहाँ सर। लिखी है? 54K में। हम्म। ओके सर। हम्म समझ आ गया सर। हम्म Explanations. Corporate letters may submit base resolution plan individually or with any other applicant. Impairment of claims of operational creditor means reduction of their confirmed claims. हम्म वही सर ठीक है। 10 वाला सर। चलिए, ये 120 डेज का पूरा प्रोसेस ओके है। सर। एप्लीकेशन लगी, 2 दिन के हाँ। अंदर पब्लिक हम्म अनाउंसमेंट हो गई। पब्लिक अनाउंसमेंट कौन सा फॉर्म है? P9 है। फिर विद इन 3 डेज अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूर हो गया। विद इन 7 डेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी हो गया। 14 डेज के अंदर फर्स्ट मीटिंग हो गई। 21 डेज में पब्लिकेशन हो गया ऑफ इन्विटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान। फिर 30, 45 और 60 डेज पे यूएफई ट्रांजेक्शन के लिए। 90 डेज में यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन विद ए। 90 डेज में यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल, ठीक है? और 120 डेज में ये अप्रूव कर देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये पूरा साइकिल है। हम्म, अच्छा, इनविटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान इसको पढ़ लेते plan। हैं।
The resolution professionals are publish brief publications of invitation of resolution planning form 11. तो P form 11 unit 11 तो शगुन का नंबर होता है ना? हाँ तो हाँ इन 11 होता है शगुन का नंबर, तो इससे याद रख लो कि भाई इनविटेशन भेज रहे हैं हम, invitation of resolution है plan. ना? बस। The form P11 shall provide the last date of submission of resolution plan with which shall not be less than 15 days. हम्म Not required any non-refundable deposit for submission of or along with resolution plan. हम्म। तो रिफंडेबल डिपॉजिट आप ले सकते हो, लेकिन नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं ले सकते। अमाउंट मेंशन नहीं किया सर, अमाउंट विल बी अमाउंट एनी नहीं है इसमें अमाउंट. कुछ। Okay, sir. The form P11 shall state where the invitation for resolution plan can be downloaded or obtained from has the case may be. नॉर्मली क्या करते हैं, या तो वो यूआरएल नंबर दे देते हैं, कंपनी का Hmm. वेबसाइट दे देते हैं, भाई वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या फिर एड्रेस दे देंगे, भाई वहां से ले लो। It shall include the basis of evaluation to basis for considering a resolution plan significantly better than another resolution plan. Tick size for the manner of improving a resolution plan. तो ये सारा And चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। yes, sir. Regulation 40. Yes. अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन Approval of प्लान। plan. CD shall submit the base resolution plan to our resolution applicant, and RP submit to COC within 2 days of commencement of PPIRP. हम्म 2. Base resolution plan is paying to all operational creditors. हम्म उसके बाद एरो जाएगा COC में अप्रूव बेस रिजोल्यूशन प्लान. If it will be approved, resolution plan will be approved by then RP to submit approved plan to AA adjudicating authority, which may be order either approve the plan, reject the plan, and terminate PPRP. If it will be approved, COC may approve and select the plan. Either X or base resolution plan shall be selected for approval. उसके बाद X to compare with base resolution plan in such नहीं, many आप cases. देखो ना, इसको ऐसे पढ़ो। सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस है, सीडी ने बेस रेजोल्यूशन प्लान दे दिया, ठीक है, कितने दिन में दे दिया, विद इन 2 days। 2 days. अब आरपी को क्या चेक करना है, आरपी को चेक करना है कि भाई इसमें ओसी का कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं हो रहा क्लेम्स का, ठीक है। अब सीओसी को अगर लगता है कि भाई ठीक है बेस रेजोल्यूशन प्लान, तो यहीं से ही खत्म प्रोसेस, अप्रूव हो गया। अगर मान लो अप्रूव नहीं करते सीओसी, तो क्या करेंगे, फिर आरपी इनवाइट करेगा प्लान्स फॉर कंपीटिंग विद द बेस रेजोल्यूशन। Base resolution plan. अब इधर से चलो, सीओसी क्या करेगा, सीओसी टू इवेल्युएट द प्लान्स प्रेजेंटेड बाय आरपी एंड सेलेक्ट द बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान। अब वो एक बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान उनमें से सेलेक्ट कर लेगी जो नए आए हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्स है इट इज बेटर देन बेस रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। तो अगर एक्स बेटर है तो ये क्या करेंगे, एक्स टू compete विद बेस रेजोल्यूशन प्लान इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय आईबीवीआई। ये स्विच चैलेंज मैकेनिज्म है, वो टिक साइज से बिडिंग होगी इन दोनों प्लान्स के बीच में, ठीक है। और उन दोनों में से या तो एक्स या बेस रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्ट हो जाएगा फॉर अप्रूवल, ठीक है। और अगर जो है इफ if X is better than base resolution plan, if it is not approved, RP to file application for termination, ठीक है। कोई भी प्लान पसंद नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, टर्मिनेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अगर दोनों में से एक प्लान जैसे मान लो 5 नए रेजोल्यूशन प्लान आए, एक तो बेस रेजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी है ही, वो तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, ठीक है ना। 5 जो नए आए, 5 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये अगर वो सिग्निफिकेंटली बेटर है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंटली बेटर क्या है, उसका भी सीओसी क्राइटेरिया डिसाइड कर लेगी पहले से ही कि भाई सिग्निफिकेंटली बेटर किस तरह से होगा। अगर सिग्निफिकेंटली बेटर है उसको ही सिलेक्ट कर लेंगे, अगर सिग्निफिकेंटली बेटर नहीं तो दोनों का कंपटीशन कराएंगे, ठीक है, मतलब ये। और अगर कोई भी पसंद नहीं आया, ना बेस रेजोल्यूशन प्लान ना जो 5 में से कोई सिलेक्ट किया, तो फिर टर्मिनेशन के लिए फाइल करते हैं। ये है प्रोसेस पूरा। अब स्विच चैलेंज मेथड क्या है, इसको समझ लेते हैं। जो हम कह रहे थे कंपटीशन कराएंगे दोनों का, वो क्या चीज है।
basis process, a bidding process where a bidder, original bidder, make an unsolicited bid to the auctioneer. Once approved, the auctioneer then seek counter proposal against the original bidder's proposal and इसको choose the छोड़ दो, कोई best. बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा, ठीक है, जो स्विच चैलेंज मेथड है। अब 54L, 54M, 54N वो पढ़ लेते हैं। Okay, हम्म 54 LMN, 54 approve or rejection of resolution plan by AA. Section 54L, 54M. If resolution plan conform to condition under section 32, and if resolution plan has provisions for its effective implementation, AA shall approve the resolution plan within 30 days by order. हम्म 2. Approved resolution plan shall be binding on all stakeholders. Monitoring shall cease. हम्म RP shall forward all records of PPRP process to board to record database. हम्म 3. Where resolution plan does not satisfy condition has above, adjudicating authority will reject the resolution plan within 30 days and shall pass order under section 54 and termination of PPIRP. हम्म On passing of order under section 54 and AA shall pass order under section 32 liquidation of corporate debtors. PPIRP cost shall be form part of liquidation cost. 5. तो 54N को हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। Okay, sir. हम्म 5. Section 54M. Appeal against rejection of PPIRP order as above may be made under section 61, subsection 3. हम्म 6. COC may terminate the PPIRP at any time with 66% voting right. Cost of PPIRP shall be borne by corporate debtors. 7. COC may with 66% vote can terminate PPIRP and initiate CIRP under chapter 2 if CD is eligible for this. हाँ, अब क्या है, ऐसा भी हो सकता है ना कि CIRP में भी एलिजिबल हो। CIRP में कब एलिजिबल होगा, जब डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ या उससे ऊपर होगा, है ना। Yes. On such decision of COC, a resolution professional to file application with adjudicating authority. Adjudicating authority within 30 days shall pass an order terminating PAPRP and passing process under CIRP. Such order shall be considered as an order under section 7. मतलब ये एक एप्लीकेशन मान ली जाएगी सेक्शन 7 वाली। Yes. जब इस ये अब कन्वर्ट हो जाएगा ना, हाँ, जब PPRP into CIRP. PPIRP CIRP में कन्वर्ट हो गई, तो Hmm. COC ने क्या किया, पहले तो COC ने रेजोल्यूशन पास कर देनी विद 66% मेजोरिटी कि भैया Yes. इसकी CIRP शुरू कर दो, अगर एलिजिबल है तो, ठीक है। अगर मान लो डिफॉल्ट अमाउंट ही 50 लाख है तो नहीं हो पाएगी, है ना। अगर डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ या उससे ऊपर है तो हो सकती है। Okay. तो फिर वो Shall एक pass. सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन मान लेंगे उसको। Okay. Shall pass order appointing resolution professional subject to written consent of resolution professional and fulfillment of conditions. Shall declare the PPRP cost shall be form part of CRP cost. CRP commencement date shall be considered as date of such order has above. तो ये जो ऑर्डर पास हुआ वही ऑर्डर की डेट वो CIRP कमेंसमेंट डेट हो जाएगी। Okay, sir. 54 and पढ़ ले सर। हाँ 54N पढ़ लेते हैं। 50 section 54 and termination ये तो of हो गया। PPRP process. Section 54M and उसमें one here टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी बस सही है सर। लिक्विड वो पढ़ लेते हैं सर, वो 54M। ये पढ़ लो ना, ये पढ़, एक मिनट, ये यहां से पढ़ लो, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हम्म No resolution plan approved by COC within 90 days. COC reject selected resolution plan. AA reject resolution plan. COC resolved to terminate PPRP with 66% voting rights. COC resolved with initiation CIRP with 66% voting rights. Where AA ordered for vesting of management of CD with RP and the COC approved a resolution plan which does not result in change in management or control of CD. तो ये 54D मतलब बेसिकली लिक्विडेशन ऑर्डर कब पास होगा, लिक्विडेशन ऑर्डर उसी केस में पास होगा कि भाई इन्होंने 54J का ऑर्डर पास किया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, और अब जो नया प्रमोटर आ रहा है रेजोल्यूशन प्लान में उसमें भी वही बंदा आ रहा है जो इसको निकाला था बाहर।
तो फिर उस केस में लिक्विडेशन ही बचता है रास्ता, तो उस केस में लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दो। अब बात यह है कि पीपीआईआरपी में क्या खास बात है, सीओसी डिसाइड नहीं कर सकती कि लिक्विडेट कर रहा है। सीओसी क्या डिसाइड कर सकती है कि टर्मिनेट कर दो पीपीआईआरपी का प्रोसेस। सीओसी ये नहीं कह सकती कि लिक्विडेशन कर दो, ठीक है। वहां पर सीआईआरपी में क्या होता है, वो लिक्विडेशन के लिए भी रिकमेंड कर सकती है सीओसी, यहां नहीं है वो चीज। यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही पास करेगा ऑर्डर, और कब पास करेगा वो भी दे रखा है। 54 section 54L subsection 4 subsection B, where double A order for vesting of management of CD with resolution professional and the COC committee of auditor approved a resolution plan which does not result in change in management or control of corporate debtors. हम्म In that cases, हम्म section 30 section 33 subsection 3, where a resolution plan approved under PPIP is contravenes हम्म। by the CD, contravened by CD. हाँ, In तो all such तीन condition, कंडीशंस हैं। yes, पहला, अगर इनको लगे कि जो सीओसी ने प्लान अप्रूव किया वो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता, तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास करेंगे। दूसरा, इन्होंने 54J का ऑर्डर पास किया था, लेकिन अब जो प्लान आ रहा है उसमें भी वही आदमी दोबारा से आ रहा है। तीसरा, अगर रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव हुआ था उसका कॉन्ट्रावेंशन हो जाए, तो इन तीन सिचुएशन में ही लिक्विडेशन होगा। अदरवाइज सीओसी डायरेक्टली लिक्विडेशन को रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब 54O, 54O okay, क्या है, हीरो टू जीरो। 0 to hero, okay sir. So initiation of CIRP, हम्म अब यहां सीआईआरपी शुरू हो गया। 0 to hero नहीं सर, hero to zero सर. हीरो टू जीरो, हाँ हाँ, भाई हाँ पहले ठीक है. हीरो बना हुआ था सीडी, सीडी के पास हाँ सब हाँ, कुछ था, अब कुछ नहीं, okay अब sir. दोबारा आरपी के पास चला गया। Okay sir, okay sir. हाँ COC at any time after initiation of PPIP but before approval of resolution plan by 66% vote may resolve to initiate CIRP only if CD eligible for CIRP. हाँ ठीक है, तो कभी भी हाँ. किसी भी स्टेज पर To विद RP. 66% मेजोरिटी कह सकते हैं भाई इसका सीआईआरपी शुरू कर दो। Okay sir. हम्म RP to initiate adjudicating authority of the decision taken by COC to initiate CIRP against CD. हम्म Double is shall by order terminate the PPRP, appoint RP under PPRP has IRP for the CIRP, declare the PPRP cost shall be included in IRP cost. Order of double S shall be deemed to be order of admission under section 7 and CIRP shall commence from the date of such order. हम्म Yes, sir. बस इतना ही है। उसके आगे तो फिर आपका ये सेक्शंस है। सेक्शन हमने मोटा मोटा सारे कवर कर ही लिए हैं। ये सारा इसका टेक्स्ट है, रेगुलेशंस और उसका। ये रेगुलेशंस है, फिर रूल्स भी होंगे इसके, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स। ये फॉर्म है पब्लिक अनाउंसमेंट का, फॉर्म P9। फॉर्म P14 तक है। ये फिर आपके रूल्स है, तो रूल्स में फॉर्म नंबर 1 है, ठीक है। ये फॉर्म नंबर, ये है P, 1. ये Notary पब्लिक consent. रिटर्न कॉन्सेंट का। Yes, sir. ये फॉर्म P2 आ गया लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स का। List of criteria. फॉर्म Yes. P3 आ गया अप्रूवल ऑफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, 3 तरह से फीस बताएगा। P3 Hmm. मतलब 3 तरह से फीस बता रहा है, ऐसा से याद कर लो, Hmm. ठीक है। फॉर्म P4 क्या है, अप्रूवल है फॉर इनिशिएटिंग PPIP पीपीआईआरपी। process. फॉर्म P5 हो गया रिटर्न कॉन्सेंट टू एक्ट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। फॉर्म P6 हो गया डिक्लेरेशन। फॉर्म P7 है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग पीओसी Existence of evidence ट्रांजेक्शन। transactions. P8 हो गया रिपोर्ट ऑफ आरपी। P9 हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट। P10 है लिस्ट ऑफ क्लेम्स। फिर P11 है इनविटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स, ठीक है। फॉर्म P12 हो गया कंप्लायंस सर्टिफिकेट। फॉर्म P13 एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन। और फिर फॉर्म P14
एप्लीकेशन फॉर वेस्टिंग मैनेजमेंट, ये 14 के 14 फॉर्म है। ठीक है, तो बाकी रह गई इसकी केस स्टडीज। केस स्टडीज में शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना, एक बार कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।